हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर टू के रिगार्डिंग। पेपर टू की बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पर हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल में, क्या क्या हमें करना चाहिए उन सभी पे डिटेल में हम इसमें बात करेंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हम इस वीडियो में एस्से, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट पे बात करेंगे कि बेसिक अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं जब एस्से की, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट की, तो हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए उन सभी पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है पेपर टू के लिए, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ एस्से, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में हम एक अच्छा एस्से लिखना चाहते हैं, एक आर्गूमेंट लिखना चाहते हैं या रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला एस्पेक्ट जो है वो है कंटेंट। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए राइटिंग स्किल, देन चाहिए हमें टाइम मैनेजमेंट। एक एक करके हम सभी को देखेंगे। कंटेंट कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी एस्से अगर लिखते हैं, जैसे लेट से फिलोसफिकल आता है, तो उसमें तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें लिख सकते हैं, या कोई बेसिक सा टॉपिक आता है तो थोड़ी बहुत आप चीज़ें लिख सकते हैं बस। बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए आपको कंटेंट रिक्वायर्ड है। मान लेते हैं किसी टॉपिक पे आपके पास कंटेंट है पहले से, इसके बाद भी आप देखेंगे काफ़ी सारे, आपने फील भी किया होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि कंटेंट आपके पास है या फिर आपने कंटेंट पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ये एक टॉपिक है, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपने उससे रिलेटेड पढ़ लिया, फिर भी आप वो आंसर नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल का अभाव होता है, यानी कि राइटिंग स्किल नहीं होती है। राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूँ, सेंटेंस फॉर्मेशन, पैरा फॉर्मेशन, पैरा की लिंकेज किस तरह से होती है, फ्लो किस तरह से बनता है, आर्गूमेंट में हम किस तरह से चीज़ों को लिखते हैं, आर्गूमेंट में जब हम फेवर में कोई बात लिखते हैं तो उसको किस तरह से अगेंस्ट में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, कैसे कंक्लूजन आता है। अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट में किस तरह से वे फॉरवर्ड नहीं आती। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। तो राइटिंग स्किल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूँ तो ये भी एस्पेक्ट आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कंटेंट बहुत सारा है, बट किस तरह से हम एक एस्से को मल्टी डायमेंशनल बनाएं और 300 वर्ड्स के अंदर ही हम उसको लिख पाएँ। तो ये सारी चीज़ें राइटिंग स्किल के अंतर्गत आती है। और राइटिंग स्किल ऐसी है कि लाइक वो ओवरनाइट चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन आप कुछ कर लेते हैं तो राइटिंग स्किल चेंज हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। इसके बाद हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अच्छा लिख भी लेते होंगे, बट उनके साथ कंसर्न होगा टाइम मैनेजमेंट का, यानी कि आंसर्स लिखने में टाइम लगता है। यानी कंटेंट है आपके पास, आप लिख भी लेते हैं अच्छा, लेकिन एक ऐसे लिखने में आधा घंटा टाइम लग रहा है, 40 मिनट टाइम लग रहा है। तो यानी टाइम मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं कंसर्न है। टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी इन दोनों का सोल्यूशन एक है। वो किस तरह से, अभी हम आगे बात करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर राइटिंग फियर भी होती है। अगर मैं राइटिंग फियर की स्पेसिफिकली बात करूं तो राइटिंग फियर का भी कहीं ना कहीं लिंकेज इन तीनों से ही है। यानी आप अगर देखेंगे बेसिस अगर पेपर टू की है तो ये तीनों ही हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल राइटिंग फियर कब हो सकता है? कोई ऐसे है उससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट नहीं है तो आपको राइटिंग फियर होगी, ऑब्वियस बात है। आपके पास कंटेंट है लेकिन आपको लिखना नहीं आता तो राइटिंग फियर होगी। या आप लिखते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है तो राइटिंग फियर होगी। तो यानी आप देखें किसी भी तरह का आपको इशू होता है, अगर इन तीन पे आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो इस कारण से आपको इन तीनों पे काम करना होगा। अब इन तीनों का किस तरह से हम कर सकते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें PYQs करने की ज़रूरत है। यानी एटलीस्ट हमें 10 ईयर्स के, अगर हर साल हम 10 क्वेश्चंस को देखते हैं तो एटलीस्ट हमें वो 100 क्वेश्चंस को तो अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, 100 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि PYQs आर द गाइडिंग लाइट। किसी भी एग्जाम के डिमांड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मुझसे भी काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि किस तरह से मैंने CAPF को मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया या CDS को, अदर एग्जामिनेशन को। तो एक अगर मैं बेसिक आंसर दूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन डिमांड पता है कि हाँ CAPF की डिमांड क्या है, एग्ज़ाम चाहता क्या है। तो अगर आपको वो डिमांड पता चल जाती है तो आपको दिक्कत नहीं आती है। तो डिमांड किस तरह से पता चलता है? प्रीवियस ईयर पेपर देखने से, क्योंकि एग्जाम में भी उसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लगता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो उसके बाद आपको दिखता है कि काफ़ी सारे ऐसे थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ थीम्स ऐसे हैं जिनसे रेगुलरली क्वेश्चंस बनते हैं, यानी हर साल बनते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड वुमेन, ये ऐसे थीम्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। कुछ थीम्स ऐसे हैं 2-3 साल के गैप पे बन जाते हैं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ। ठीक है, ये सारे। तो इन सभी थीम्स पे आपको दिखेगा कि 1-2 साल के गैप पे आते हैं, लेकिन थीमेटिक ही मोस्ट ऑफ दी रहते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि थीम के, पहले तो हमने प्रीवियस ईयर कर लिए, थीम के जितने भी प्रोबेबल टॉपिक्स हैं उन सभी को हमें प्रिपेयर करना होगा।
यानी कुछ बड़े थीम्स होंगे, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी तो बड़ा टॉपिक है, तो उसमें ज़्यादा टॉपिक्स होंगे, यानी कि जैसे नक्सलिज्म हो गया, इंसर्जेंसी हो गई, हाइब्रिड वॉरफेयर, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, बॉर्डर मैनेजमेंट, इस तरह के काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे। आईआर में भी डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। देन वुमेन है तो वुमेन के भी डिफरेंट, वुमेन इन जुडिशियरी, वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन स्पोर्ट्स, ये सब। फिर वुमेन का एक डिफरेंट स्पीयर, वुमेन से रिलेटेड वायलेंस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये सब, या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इस तरह की चीज़ें। तो ये होंगे, ठीक है। तो यानी आपको करना ये होगा कि प्रोबेबल टॉपिक्स, सारे ही थीम्स के जितने ही प्रोबेबल टॉपिक्स हैं उन पे आपको कंटेंट प्रिपेयर करना होगा। 2 पेज 3 पेज डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगा करंट इश्यूज़, बिकॉज आपको दिखेगा कि अगर हम बात करते हैं कि ऐसे में भी 1-2 तो एटलीस्ट रहते ही रहते हैं हर साल। आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट्स मेनली आपके करंट इशू बेस्ड होते हैं, तो करंट इश्यूज़ चाहिए। तो करंट इश्यूज़ के लिए तो आप मान लेते हैं कोई एक मैगजीन कर सकते हैं मंथली, वहाँ से मोर और लेस चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही मैगजीन कर लेते हैं, यहीं से सारे टॉपिक जाएँ, तो वैसे आप अपने आप को अगर बाउंड करेंगे तो दिक्कत होगी। आप ये करें कि हाँ मुझे इससे कंटेंट मिल जाएगा, मैं इन सारे कंटेंट को कंज्यूम करूँगा और उसके बाद मैं इसे यूटिलाइज़ करके अच्छा आंसर लिख दूंगा। ये नहीं कि हाँ यही आना चाहिए, जो मैंने पढ़ा है वही आना चाहिए, तो उससे फिर दिक्कत होगी। इसके बाद फोर्थ थिंग आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी मैं अगर बात करूँ, अगर आपने थोड़ा अच्छा कर लिया है, मतलब थोड़ी टाइम में आपकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप जीरो भी हैं तो भी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू एडेड नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वैल्यू एडेड नोट्स का मतलब क्या होता है कि हर थीम पे कुछ कोट्स, कुछ डाटा, केस स्टडी, कुछ नोटेबल एग्जांपल्स, ये सारे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप करेंगे तो वो आपको वैल्यू एडिशन के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ मैंने अभी बोली कि अभी से भी कर सकते हैं, तो सच में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, कोई इसमें एग्जेजरेशन जैसा कुछ भी नहीं है। 2020 में आपको पता होगा कि मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट दी थी, उसका रिजल्ट आई थिंक 2 फ़रवरी या 8 फ़रवरी के आसपास आई थी, आप चेक कर सकते हैं, आई थिंक 2021 में, ठीक है। क्योंकि कोविड की वजह से एग्ज़ाम डिले हो गया था, तो इस कारण से 2 फ़रवरी या 8 फ़रवरी के आसपास आई थी रिजल्ट। इसके बाद मैंने मार्च से आप मान सकते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2021 की। इस अटैम्प्ट में ऐसा नहीं था कि प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन हाँ पेपर 2 में उतनी नहीं थी, पेपर 2 में ही बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे मुझे। इसके बाद आप मान सकते हैं कि मैंने मार्च में प्रिपरेशन की थी, मार्च से थोड़ा बहुत कंटेंट ये सब पे काम करना स्टार्ट किया था, अप्रैल या मई से आप मानेंगे कि पेपर 2 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, और अगस्त में ही हमारा एग्ज़ाम हुआ था और चीज़ें हो गई थी। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लग रहा हो अभी से नहीं हो सकता, तो हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा ना माने कि हाँ पहले से जीरो ही, आप मान सकते हैं कि यहाँ पे मैं ज़ीरो ही था अगर पेपर 2 की बात करते हैं तो, ठीक है। देन अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो कंटेंट वाला पार्ट हो गया। अब बात आती है कि कंटेंट को हमें एग्ज़ाम में लिखना है, यानी कि अब कंटेंट तो है, अब क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा, आपके सामने आंसर शीट आ जाएगी, अब उसे आपको लिखना है, क्योंकि कंटेंट आपके पास कितना भी हो, एग्जामिनर आपको उस चीज़ से जज करेगा जो आपके आंसर्स में होंगे। आपने आंसर्स में जो लिखा है उसी के बेसिस पर वो जज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर वो जज करेंगे, तो इसीलिए आपको आंसर्स को अच्छे से लिखना है। तो आंसर्स की अगर हम बात करते हैं कि कंटेंट को हम पेपर 2 के आंसर्स में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग इज राइटिंग स्किल, फिर टाइम मैनेजमेंट। अब दोनों का सोल्यूशन जैसा कि मैंने आपको बताया था एक ही है, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे ये इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं। जैसे देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि आप कोई भी कंटेंट को एक आंसर में फ्रेम करना सीख जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो है, बहुत डिटेल में मैंने बनाई है, उस पर मैं आप वो देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा उस पर नहीं बात करूँगा, मैं शॉर्ट आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कंटेंट को आंसर कैसे बनाते हैं, यानी कि आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, कोई भी टॉपिक आता है तो, कि हाँ इसमें इंट्रो में क्या आएगा, बॉडी में हम 4 पैरा बनाएंगे, तो पैरा 1 में क्या, पैरा 2 में क्या, पैरा 3 में क्या, 4 में क्या, एंड देन हमारा जो लास्ट कंक्लूजन वाला होगा उसमें क्या। तो ये एक्सरसाइज सेपरेटली करनी, ये नहीं कि हाँ आंसर लिखने से पहले आप एक लिस्ट बनाइए 40-50 टॉपिक्स की, और उसके साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आपका ब्रेन उसी तरह से सोचना स्टार्ट कर देगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां पर आपके पास कंटेंट नहीं होगा, फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप को फोर्स कीजिए, उससे ये बेनिफिट होगा, बिना कंटेंट के भी आप सोचना स्टार्ट कर देंगे, एक बेनिफिट। दूसरा, अगर आपने सोचा लेट से 1 या 2 पॉइंट आते हैं, फिर उसके बाद आप उस चीज़ को कहीं पे पढ़ते हैं, तो वो चीज़ बहुत लंबे समय तक रिटेन होती है। तीसरा बेनिफिट आपको होगा कि एक टॉपिक का कंटेंट दूसरे तीसरे
टॉपिक में यूज़ कर पाएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल कभी किसी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, आपको ध्यान है कि अच्छा ऐसा टॉपिक तो मैंने यहाँ भी पढ़ा था, इसमें भी मैं इस पॉइंट को यूज़ कर सकता था, इसमें भी मैं इस डाटा को यूज़ कर सकता था, तो ये आपको बेनिफिट मिलती है। इस कारण से ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको टाइम मैनेजमेंट में भी काफ़ी मदद करती है। कैसे? 2 चीज़ें। कभी भी कोई भी आप आंसर लिखते होंगे तो सबसे पहले तो आप एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाते होंगे, यानी कि बेसिक क्या क्या आपको पता है, कुछ कीवर्ड नोट कर लिए और उसके बेसिस पे आप आंसर फ्रेम करते होंगे, एंड देन आप आंसर जो भी है जिस तरह से लिखते होंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको मदद ये मिलती है कि पहले तो जो स्टार्टिंग का ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से। दूसरा, जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो उसी ऑर्डर में, उसी जिस तरह से आपने सोच रखा होता है उसी तरह से आता है, तो उससे आप हर आंसर में अपनी टाइम भी सेव कर पाते हैं। तो इस कारण से ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। अब इसमें जैसे राइटिंग स्किल में एक पार्ट और आ जाता है सेंटेंस फॉर्मेशन वाला या फिर बेसिक। तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि बेसिक जो आप एरर कर रहे हैं, वैसे तो बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत अगर नहीं पता, थोड़ी बहुत टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इस तरह के जो बेसिक आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको करने हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल आप कोई आंसर्स लिखते हैं तो हर स्टूडेंट की अपनी एक राइटिंग स्किल होती है, यानी राइटिंग स्टाइल होती है स्पेसिफिकली। तो अगर आपके कोई स्पेसिफिक स्टाइल है तो उसमें आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एरर्स हैं जो बार बार आप कर रहे हैं, उनको अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनिशियल टाइम पे आप वीकेंड पे लिख सकते हैं, उसके बाद आप अल्टरनेट डेज पे लिख सकते हैं, एग्ज़ाम जब आ जाए तो थोड़ा आप ज़्यादा लिख सकते हैं, और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे अपना फुल लेंथ भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से पहले जो आप आंसर्स लिखते थे और अभी जो लिख रहे हैं उसमें काफ़ी आपको वेरिएशन दिखेगा, टाइम आपको दिखेगा कम हो रहा है, और काफ़ी बेहतर पहले की अपेक्षा में आप कंटेंट भी अच्छा डाल रहे होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर पेपर 2 में बात करता हूँ, बहुत ही बेसिक सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कंटेंट आपके पास होना चाहिए। कंटेंट आप बेसिक प्रिपेयर कर सकते हैं, थीम के खुद से थोड़ी सी एफर्ट डाल के आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिर अपने करंट के लिए एक मैगजीन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड देन आप एक टॉपिक की लिस्ट बना लीजिए और वहाँ से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो आप धीरे धीरे टॉपिक करते जा रहे हैं उनको एक एक करके आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में देखिए हर इंस्टीट्यूट जो है आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट देता है, एक बार उस लिस्ट को देख लेना है कि हाँ कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है कि जो मिस हो रहा है, उनको आपको कर लेना है। उससे होता ये है कि कोई करंट इशू ऐसा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले तो इधर उधर से ढूंढेंगे तो वहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो कोई करंट इशू ऐसा होगा जो मान लेते हैं आपका छूट गया हो, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इससे होगा कि कंटेंट भी आपके पास कोई टॉपिक ऐसा ना हो जो आपका छूट गया हो। बाकी आप इस भरोसे ना रहें कि हाँ वहाँ से टॉपिक आ जाए मैं लिख लूँ, वो सब नहीं। आप बिलीव करें, आपने अच्छे से थीम पे कमांड कर ली, आपने करंट इश्यूज़ पे अच्छे से कमांड कर ली, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम कर लिया है, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। या आप भरोसा रख सकते हैं मुझ पे कि हाँ इस पे दिक्कत बिल्कुल नहीं आती, बिकॉज 2023 के अटेम्प्ट की ही मैं बात करूँ, उस अटेम्प्ट में भी मैंने क्लियर किया था, बट उस समय पेपर 2 की उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, ठीक है, फिर भी कर पाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सब पे काम कर रखी थी, ठीक है। सो ओवरऑल ये पूरी स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी हाँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि लाइक रेडीमेड कह सकते हैं कि सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी जो लास्ट आरएम बैच है, जो कि हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड फ्लैगशिप आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम है आरएम बैच, तो वो हमारी लास्ट प्रोग्राम जो है पेपर 2 की विथ इवैल्यूएशन वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ये लास्ट रहेगी 5 मंथ्स की, बिकॉज इसके बाद फिर हम नहीं ला पाएंगे, वैसे भी टाइम भी नहीं रहेगा। तो इसमें आपको टिल एग्जामिनेशन तक इवैल्यूएशन है इस बार, तो क्योंकि 5 मंथ्स की बैच रहती है ये, तो ये लास्ट बैच जो है वो हम मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो इनरोल कर सकते हैं, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनक्रेडिबल अभिषेक 10 जो टेलीग्राम आईडी है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बेसिक मैं बात करूँ कि आरएम प्रोग्राम कैसे इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, हम भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि हम इसमें हमारे जो कंटेंट ग्रुप है यानी नोट्स प्रोग्राम है, उसका हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 ईयर्स के प्रोवाइड करते हैं, वैसे तो ये फ्री है सभी के लिए, बट हाँ इसमें हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको हैंड रिटन आंसर्स देखने के लिए मिल जाती हैं स्टूडेंट्स जो भी टॉपर्स हैं उनके। इसके बाद हम आपको थीम वाइज नोट्स जो हैं हर थीम्स के प्रोबेबल टॉपिक्स के वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा करेंट इश्यूज़ की जो कंटेंट है
वो टिल एग्जामिनेशन तक, यानी कि जुलाई तक, आपका एग्जाम अगस्त में है, जुलाई तक जितने भी करंट इश्यूज ऐसे आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उनके हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडिशन नोट्स जो हैं, यानी कि कोट्स, डाटा, केस स्टडी, नोटेबल एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो यानी कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारे नोट्स प्रोग्राम का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं हमारे आरएम प्रोग्राम में, जिससे कि कंटेंट पार्ट आपका सॉर्टेड हो जाता है। देन इसके बाद हम अगर बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग और इस पे, तो देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको खुद करनी होगी, बट उसके लिए हम आपको हेल्प इस तरह से करते हैं। पहले तो हाँ ये बता दूं कि ये किसी प्रकार का वीडियो कोर्स नहीं है। हाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिगनर्स ज्वाइन करते हैं, तो उनको हम कुछ बेसिक लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं कि ऐसे कैसे लिखते हैं। वो सारे 2-4 वीडियोस होती हैं जहाँ पर ऐसे किस तरह से लिखते हैं, उसकी एक सेपरेट हम कंटेंट फाइल भी दे देते हैं कि हाँ ऐसे का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से अलग अलग ऐसे का अप्रोच होता है, फ्लो किस तरह से मेंटेन करते हैं, आर्गूमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मेट होती है, रिपोर्ट की क्या होती है। तो वो बेसिक चीज़ें आपको बेसिक लेक्चर्स में देखने के लिए मिल जाती है कि अगर कोई बिगनर है वो ज्वाइन कर रहा है तो उनको उस लेक्चर्स के थ्रू चीज़ें पता चल जाए। इसके बाद हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जहाँ पर आपको अल्टरनेट डेज पे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, अल्टरनेट डेज पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि हम डेली आपको, यानी डेली यानी कहने का मंडे, अल्टरनेट डेज कह सकते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हम एक एसे या एक आर्गूमेंट या एक रिपोर्ट हम प्रोवाइड कराते हैं और उसकी हम कंटेंट फाइल भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कंटेंट भी वहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको इस आंसर को लिखना होता है और लिखने के बाद गिवन टेलीग्राम आईडी पे आपको इसको सबमिट करना होता है और सबमिट करने के बाद विथ प्रॉपर फीडबैक आपको इवैल्यूएटेड कॉपी जो है 24 टू मैक्स 36 आवर्स में आपको मिल जाती है। तो इसके बाद आपके पास एक दिन का गैप होता है, ट्यूसडे को लेट से कॉपी मिली तो अगला आपको कॉपी, मतलब अगला टॉपिक जो है वो आपको वेडनेसडे को देखने के लिए मिलेगा। तो आपके पास इंप्रूवमेंट करने का भी स्कोप रहता है और ये चीज़ जो है वो टिल एग्जामिनेशन तक, यानी कि टिल एग्जामिनेशन तक आपको इवैल्यूएशन भी देखने के लिए मिल जाती है। तो इसमें हम कंटेंट पार्ट पे भी काम करते हैं और आपकी राइटिंग पार्ट पे भी काम करते हैं। अब इसमें सिंपल सा है कि जब हम राइटिंग पार्ट पे काम करते हैं तो अब ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती हैं जिस तरह से मैंने बताई है, क्योंकि ये चीज़ आपको खुद ही करनी होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग। बाकी आपको विद प्रॉपर फीडबैक सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। बाकी डिटेल्स आप मांग सकते हैं मुझसे टेलीग्राम पे। ये हमारी आईडी है इनक्रेडिबल अभिषेक 10, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे हमारी प्रोग्राम्स डिटेल की कंप्लीट वीडियो आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पे देखने के मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल वैसे मैंने आपको बता दिया है मेन ये सारी चीज़ें। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। प्रोग्राम ये सब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो जो कर सकते हैं उनके लिए है, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। प्रोग्राम से जस्ट यही होता है कि हाँ ये कंटेंट ये सब आपको टाइम पे मिल जाती हैं, टॉपिक छूटने के चांसेस कम होते हैं और आपका टाइम सेव हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आप ये खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।